एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे उड़ान के बच्चों। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी तैयारी एकदम दुरुस्त चल रही है। मैं एकदम बढ़िया हूं, मेंटर हूं आपका अनुराग त्यागी। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और बार इंग्लिश क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी बुक की वन ऑफ द फाइनेस्ट पोम्स, द बोल पोम। मुझे बहुत पसंद है ये पोम, प्रॉब्ली द फेवरेट। आपकी ग्रेड 10 में मेरी सबसे पसंदीदा पोम में ये है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी सबक आपको सिखाती है जीवन का। अगर आप लोग मेरी आवाज अच्छे सुन पा रहे हो और मुझे देख पा रहे हो तो एक बार हेड्स अप दे दो, फिर हम शुरू करते हैं इस पोम के बारे में। आई कैन सी आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहां पर हैं। मोनिका, तपस्या, रूही, मयंक, आकृति, रिया, डेविड, वैष्णवी, अदिति, रितेश, रितेशा, पलक, ओवेश, नम्रता, आदर्श, विकास, खुशबू, शाहिद, तानिष्क, सब लोग यहां पर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप भी ठीक ठाक है। आप लोगों ने ऐसा हेड्स अप मुझे दे दिया है। गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरू करते हैं चलिए अपनी पोम को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ी थी पोम। बड़ी मजेदार, ह्यूमरस, फनी पोम थी वो। और आपको ये भी बताती है कि कुछ स्पेसिफिक जो जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, उनकी क्या पहचान होती है, क्या उनका बिहेवियर होता है। इसके अंदर कुछ छिपी हुई हंसी मजाक वाली बातें भी थी। बहुत ही बखूबी लिखी थी ये पोएम पोएट ने। आज की जो पोम है द बोल पोम, वो लिखी है जॉन बेरीमैन साहब ने, और बहुत ही अच्छा लेसन आपको एक देती है। एक छोटा सा एपिसोड इसमें बताया गया है बस, और उससे सिखाया गया है आपको कि कैसे आप जीवन में जब आपसे कुछ दूर होता है आप उसको कैसे कोप अप करें। ठीक है, उसकी कुछ एंजाइटी एक्सरसाइज जो है, क्विज क्वेश्चन जो है, वो भी हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं चलिए विद द गेम, बिना देरी के। हियर इज द गेम फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए, रेडी रहिए। ये रहा गेम। आपको क्या करना है, ये दोनों इमेजेस गेस करके स्पोर्ट्स गेस करने हैं। आपके सामने कुछ इमेजेस हैं, उनको देखकर आपको स्पोर्ट्स गेस करना है कि कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है। बताइए फटाफट से। वेरी वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। राम राम जी, नमस्कार। हाँ, मिल गया है। पहले का जवाब तो मुझे मिल गया है, आप लोगों ने दे दिया है जवाब पहले वाले का। बहुत बढ़िया। और कोई, और भी कोई है क्या इसमें? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा भी बता दो फटाफट से, दो तो आपने बता दिए हैं, है ना। बास्केट और बॉल, तो ये तो हो गया भाई बास्केटबॉल, है ना, सिंपल। ये वाला आप लोगों ने बता दिया है। बॉक्स और सिंगिंग साथ में मिलके बन गया बॉक्सिंग, है ना। तीसरा क्या है? तीसरा टेबल है ये, और 10 आईज है ना। कुछ कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है विद टेबल टेनिस, है ना। इससे सिमिलर साउंड कर रहा है कुछ कुछ। बहुत बढ़िया, तीनों गेस कर लिए होंगे एज्यूम आप लोगों ने। बहुत ही सिंपल सा गेम था, मजेदार भी था। आप लोगों को गेस भी कर लेना चाहिए था। तीनों जो आप लोगों ने सही सही गेस कर लिए, वो मुझे एक बारी बता दो कितने लोगों ने सही तीनों आइडेंटिफाई कर लिए हैं। फटाफट से बताइए 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 बताइए, फटाफट से बताइए। यस, वंडरफुल। ज्यादातर बच्चों ने तीनों सही गेस करें, एंड आई एम रियली अमेज्ड कि आप चार कैसे, चार तो थे ही नहीं, तीन ही थे बस, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश आप लोगों को, बहुत बहुत शाबाशी। शुरू करते हैं चलिए अपनी क्लास को। मजेदार लगा आई होप गेम आप लोगों को। बिगिनिंग विद द बोल पोम। ठीक है, तो ये जो पोम है, ये एक छोटा सा इंस्टेंस नरेट करते हैं इसमें। आपको जो नाम दिया गया ना, बॉल पोम, आपको लगता होगा बहुत ही बेसिक सी पोम है, किसी एक बॉल के बारे में होगी, लेकिन क्या गहरा डीप मीनिंग है इस बॉल पोम के अंदर, ये आप देखेंगे अभी। पोएट जो है जॉन बेरीमैन साहब, वो एक बहुत ही बेसिक सा किस्सा नरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेटिंग है पोम की, वो ये है कि एक हार्बर क्या होता है, बंदरगाह। एक हार्बर, एक बंदरगाह पर, जहां पर बहुत सारा पानी होता है, वहां पर एक बच्चा अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है, और खेलते खेलते उसकी बॉल ऐसे उससे दूर चली जाती है। और अब ये बच्चा उस बॉल को बस देखता रहता है, घूरता रहता है बेचारा। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज जिसको बहुत वैल्यू करता है ना, वो उससे दूर हो गई है। उसका इस पे क्या रिएक्शन होता है, और क्या पोएट आपको इससे, इस छोटे से इंस्टेंस से कन्वे करना चाहता है, सिर्फ ये बताया है इस बोल पोम के अंदर उन्होंने। चलिए देखते हैं इस पोम को डिटेल में, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं आपको बता चुका हूं कि एक पोएम जो है विविडली कैप्चर करती है यंग बॉय स्टेट ऑफ माइंड हुज जॉयफुल एक्टिविटीज आर सडनली इंटरप्टेड व्हेन ही लूजेस अ बॉल। जब वो बॉल को लूज कर देता है अपनी, तो कैसे उसकी खुशहाल एक्टिविटीज जो है एकदम से वो रुक जाती हैं, एकदम से वो एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। ये पोएम जो है आपको एक इस थीम पे बेस्ड है कि कैसे लाइफ के छोटे मोटे इंस्टेंसेस जो होते हैं ना, बड़े छोटे छोटे इंस्टेंसेस कई बार लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि आपको एक बहुत ही बड़ा
बहुत बड़ा मैसेज देके चले जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलिए विद द पोएम। हियर इट इज। एक बारी मैं आप लोगों को बिफोर यू रीड, आपकी बुक में एक छोटा सा पोर्शन दिया गया है, वो पहले देखते हैं हम। ठीक है, साउंड लो है, मैं एक बारी बताता हूं इनको साउंड थोड़ा सा तेज करने के लिए। थोड़ा सा आवाज एक बारी चेक कर लीजिए। मैंने बोल दिया आई कैन रिलेट, आप ऐसा बोल रहे हैं। विविडली मतलब इन डिटेल, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, ओके, ऑल राइट, फाइन। मेरी तरफ से आवाज ठीक है भाई? आप लोग एक बारी चेक करिए प्लीज, अपना साउंड चेक करिए आपके एंड पे। अगर आपके डिवाइस में थोड़ा सा कम हो रही है आवाज तो उसको बढ़ा लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, अगर फिर भी नहीं बनती है बात तो फाइन। अ बॉय लूजेस अ बॉल, क्या है आपकी कॉन्टेक्स्ट दिया गया स्टोरी में। अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक बच्चा जो अपनी बॉल लूज कर देता है, खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना तो बॉल, कोई एक बॉल बहुत ज्यादा महंगी होती है, ना ही डिफिकल्ट है एक और बॉल खरीदना। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर ये बच्चा इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something। ये पोएम पढ़िए ये जानने के लिए कि क्या खोआ है असल मायने में, और ये जो एक्सपीरियंस है किसी चीज के खोने का, ये बच्चों को क्या सिखाता है। हम सबको सिखाएगा कुछ, ये बहुत जरूरी चीज। ठीक है, मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं चलिए पोएम के साथ। आप लोग रेडी हैं? एज्यूम रेडी हैं फटाफट से, तो मैं स्टार्ट करता हूं। एक बारी मुझे हेड्सअप चाहिए आप लोगों से। रेडी रेडी रेडी। मैं आपकी चैट जो ना बीच बीच में बंद करता रहा करूंगा और फिर आपसे पूछता रहा करूंगा। ठीक है सर, खीर खीर क्या है भाई ये? व्हाट इज इट अबाउट? समझा नहीं मैं। इमोशन है, यस यस यस, ठीक है, ऑल राइट देन स्टार्ट करते हैं चलिए। एक बारी पोम को रीड करते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी पोम का डिटेल मतलब समझाऊंगा बारी बारी से, सारे वर्ड्स का मीनिंग बताकर। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back, money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing that every man must one day know, and most know many days how to stand up. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलिए पोएम को, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, पहले स्टैंजा शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा इस पोएम को, ये बहुत जरूरी पोएम मुझे लगती है समझानी है आपको। इसका गहरा मतलब आपको जो समझ में आए वो भी मैं आप लोगों से पूछूंगा पोएम खत्म होने के बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं किस चीज की स्पैमिंग आप लोग कर रहे हैं खीर को लेके। लीव इट अपार्ट प्लीज, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, समझिए इस पोएम का क्या मतलब है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द बॉय नाउ, एक तो कॉन्टेक्स्ट आपको याद है ना, मैंने क्या बताया कि पोएट आपको एक छोटा सा किस्सा नरेट करता है। क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा हार्बर के आसपास खेल रहा होता है, बंदरगाह के आसपास खेल रहा होता है। बंदरगाह कहां होता है? जहां पर जो समुद्र वाली शिप होती है ना, सी शिप्स, वो आकर लगती हैं, जहां पर रुकती हैं वो। ठीक है, और वहां पर से शुरू होती है, फिर वापस लोग आते हैं जमीन पर। तो वो जो किनारा है समुद्र का, बंदरगाह, जहां पर बहुत सारे शिप्स के खड़े होने की जगह बनी हुई है, उसको आप हार्बर बोलते हैं। उस जगह की बात हो रही है और पोएट एक छोटा सा किस्सा नरेट करता है बस, जिसमें क्या होता है, एक बच्चा बॉल से खेल रहा होता है और वो बॉल उससे दूर हो जाती है। ये स्टार्टिंग है। अब देखते हैं चलिए पोएम को। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Merrily का मतलब होता है बच्चा पार्टी, happily, खुशी खुशी, cheerfully, बहुत खुशी से। ठीक है, अब इसमें और कुछ डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन है क्या, एक बारी देखिए आप। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? तो ये जो स्टार्टिंग की दो लाइन्स है ना आपको यहां तक, ये आपको सिर्फ ये बताती है कि जो बच्चा है जिसकी बॉल उससे दूर हो गई है, उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है। बोला है, उसकी दुर्दशा से दिखाई है कि वो बच्चा, व्हाट इज द बॉय नाउ, वो जो बच्चा है ना, वो कैसा महसूस कर रहा है अभी। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। लॉस्ट मतलब खो देना, लूज की पास्ट फॉर्म होती है। ये जो वर्ड होता है लूज, उसकी पास्ट फॉर्म होती है ये।
व्हाट इज ही टू डू, तो दो बार ही रिपीट करा है वर्ड को, और इस बात को जोर देने के लिए किया कि अब वो क्या करे, अब उसकी बॉल जो है ना, वो बॉल जिससे वो बचपन से शायद खेलता आया है, वो बॉल उससे दूर चली गई है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। इमेजिन करिए अपने आप को जब आप छोटे होंगे और आपकी कोई बहुत ही कीमती चीज, वो कोई बॉल हो सकती है, आपका बैट हो सकता है, आपकी कोई भी खेलने की चीज जो आपको बहुत ही प्यारी हो, वो दूर हो गई हो आपसे, तो कितना दुख महसूस कर रहा होगा ये बच्चा। और इसको पता भी नहीं है अभी तक कि दुनिया में ऐसे ही होता है, ये रीत है दुनिया की, ये नहीं मालूम है इसको। उसको बस ये लगता है कि मेरी बॉल चलेगी, मैं क्या करूं। ये जो सिचुएशन है ना, उसको बताती है बस ये लाइन। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग। अब राइटर बोलता है, जो पोएट है इसके, वो बोलते हैं आई सॉ इट गो, मैंने देखा उसको। सॉ मतलब देखना, सी की पास्ट फॉर्म होती है। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा, बड़े खुशी खुशी बाउंस करते हुए। डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट, पहले स्ट्रीट में गई एंड देन मैरीली ओवर, और फिर खुशी खुशी उछल के देयर इट इज इन द वाटर, पानी में चली गई। ये जो वाटर में गया ना, एक्सक्लेमेशन मार्क आप देखते हैं एंड में, पानी में जाने के बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या दिखाता है कि जो बच्चा जो कि खेल रहा था बड़ी खुशी खुशी, एकदम से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि वो रुका खड़ा रह गया बिल्कुल बेचारा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाता है एक सडननेस, कि यार एकदम से एक इवेंट ऐसा हो गया लाइफ में कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे हम सबकी लाइफ में होता है ना, आप सब लोग शायद इस बात से एक्वेंटेड होगी कि आपके लाइफ में जरूर कोई ना कोई चीज, कीमती चीज आपकी, ये जो बॉल है ना, यहाँ पे एक सिंबल है किस चीज का, आपकी लाइफ में जितनी भी कीमती चीजें, उन सब चीजों का, जिन भी चीजों को आप वैल्यू करते हैं, कीमती मतलब जिन भी चीजों को आप वैल्यू करते हैं, वो सारी चीज अगर मान लो बाई चांस हम इमेजिन करो उनमें से कोई एक चीज दूर हो जाए आपसे, तो वो चीज जो है ना, इस बच्चे के लिए वो दूर हो गई है। आप इमेजिन करो कि एकदम से लाइफ में कई बार ऐसा नहीं हो जाता कि सब कुछ सही चल रहा होता और एकदम से समथिंग हैपेंस, कोई आपकी कीमती चीज दूर हो गई, कोई इंसान जो आपको बहुत प्यारा हो वो दूर हो गया। कुछ तो ऐसा होता है कई दफा जो आप उम्मीद नहीं करते और वो एकदम से हो जाता है, तो ये सडननेस रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आप महसूस करिए एक बार जरा इसको प्लीज। आगे चलता हूं, चलिए। तो पहला स्टैंजा क्या बताता है, सिर्फ इतनी बात बताता है कि जो बच्चा है ना, जिसकी बॉल उससे दूर हो गई है, उसका स्टेट ऑफ माइंड। और यहां पर मैरिली बोला गया है बॉल के लिए, मैरिली मतलब खुशी खुशी। अब बॉल तो असली चीज, बॉल कोई ह्यूमन चीज, ह्यूमन थोड़ी है, लेकिन उसके लिए भी बोला है खुशी खुशी। क्यों बोला है? क्योंकि बॉल की जो मूवमेंट होती है ना, वो बॉल की मूवमेंट आप देखो कैसी होती है, उसको देख के लगता है कि बड़ा रैंडम और हैप्पी सा होता है। और आप जब खेल रहे होते हो उस बॉल के साथ, तो आप भी हैप्पी होते हो ना। तो कुछ ऐसे वाली जो सिचुएशन है बच्चे की, जो यहां पर मैरिली बाउंसिंग बोला गया है जो बॉल के लिए, वो असल में बच्चे की सिचुएशन को दिखाने के लिए बोला गया है। कॉन्ट्रास्ट किया गया है बच्चे का सैड जो स्टेटस ना, सैड जो मूड है इस टाइम, उसको मैरिली एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, दिखाने के लिए कि बच्चा बहुत परेशान है, लेकिन बॉल को थोड़ी पता है कि बच्चा जो है परेशान है। वो चली गई दूर अपना हंस खेल कूद काद के पानी में। और ये जो पानी में गई ना, तब एकदम से उसके साथ क्या हुआ, ये आपको समझेंगे अभी आप दूसरे स्टैंजा में। क्या पहला स्टैंजा आपको समझ में आया? जल्दी से एक बारी मुझे बताओ, है ना। अब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा वो हूं, लो एनर्जी आपको लगेगी, लेकिन इट्स नॉट लो एनर्जी रियली। मैं बस इस पोम के स्विंग में हूं अभी, है ना। और आप भी शायद आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ, ऐसा ना बोलो यार। अभी हम चलो बात करेंगे इस बारे में, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। ग्रेटर मीनिंग है उसका बहुत, देखिए। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. एक बारी मीनिंग्स देखते हैं सारे वर्ड्स के। No use to say oh there are other balls, and ultimate का मतलब होता है एक्सट्रीम, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। अल्टीमेट खुशी अगर हो तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी, अल्टीमेट दुख अगर हो तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा दुख, इससे ज्यादा दुख कभी हुआ ना हो, ऐसा दुख। शेकिंग मतलब शेकिंग ग्रीफ का मतलब बताता हूं आपको, बल्कि पहले ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस, जब आप दुखी हो बहुत। शेकिंग ग्रीफ मतलब एक्सट्रीम सैडनेस। शेकिंग ग्रीफ मतलब ऐसा दुख जो आपको झंझोड़ दे अंदर से, बिल्कुल बाहर तो आप बिल्कुल खड़े रहोगे ऐसी एकदम से नंब होके, ऐसा दुख जो कि आपको अंदर से ना कोर आपको हिला दे बिल्कुल। और जब ऐसा होता है ना, तो आप बाहर बिल्कुल शांत हो जाते हो, एकदम से कुछ नहीं होता आपके अंदर। मतलब आप बाहर से ऐसा लगता है जैसे कुछ चला गया है इस इंसान का, कुछ तो हुआ है इसके साथ, ऐसा वाला शेकिंग ग्रीफ बोला है उसको। फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस मतलब होता है बच्चे, ग्रिप्स द बॉय। फिक्सेस का मतलब है ऐसा बहुत ही कठोर अल्टीमेट दुख उस बच्चे को जकड़ लेता है, उस बच्चे के ऊपर पकड़ बना लेता है अपनी।
एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? रिजिड मतलब होता है स्टिफ, सख्त, सख्त। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, शेकिंग, कांपना। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, गेजिंग बोल दो चाहे, गेजिंग, घूरना। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं, बंदरगाह। वेयर इज बॉल वेंट, बारी बारी से समझते हैं इसका मतलब। नो यूज टू से ओ देयर आर द बॉल्स। अब पोएट बोलता है ये बात बोलने का कोई फायदा नहीं है कि देखो बेटा और भी बहुत बॉल्स है दुनिया में। इस बच्चे की बॉल चली गई ना, तो ये जो बॉल गई है तो इस वक्त पोएट की इच्छा हो रही है कि इसको जाके समझा दे, कंसोल कर दे कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, दुनिया में और बहुत सारी बॉल्स है, और बॉल्स आ जाएंगी। लेकिन वो बोलता है इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज। क्यों? क्योंकि जो बॉल गई है ना, बच्चे से जो बॉल दूर हुई है, उसको, उसकी जगह आप उसको एक नई बॉल लाके दे भी दो तो उसे तो उसी बॉल के साथ अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि बचपन से खेलता है उस बॉल के साथ, कई साल की मेमोरीज जुड़ी हुई है उस बॉल के साथ, और वो बॉल जब चली गई ना तो उसको लगता है कि वो सारी मेमोरीज चली गई, उसका बचपना एक तरह से चला गया है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब ये आपको बताता है, ये सिचुएशन जो है ना आपको बताती है इन दो लाइंस में कि बच्चे का क्या हाल हो गया है जब वो बॉल उससे दूर हो गई। तो उसकी बहुत ही कीमती चीज, उसकी एक बहुत ही चेरिस्ड चीज जिसको बहुत वैल्यू करता है, डियर होल्ड करता है, जब उससे दूर हो गई तो क्या हुआ उसके साथ? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक ऐसा दर्द, एक ऐसा दुख एकदम से उसको जकड़ लेता है कि वो अंदर से पूरा झंझोड़ जाता है, बिल्कुल हिल जाता है अंदर से। और उसके बाद क्या होता है उसके साथ? एज ही स्टैंड्स, एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक अल्टीमेट सैडनेस उसको जकड़ लेती है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन द डाउन। और जैसे इस लॉस के साथ जैसी उसकी बॉल गई है, उसका क्या रिएक्शन होता है उसकी बॉडी पे? वो वहीं खड़ा रहता है बेचारा, बस ऐसे जैसे खड़ा है ना बच्चा, ऐसे वहीं खड़ा रहता है बस। उसको वापस तो ला नहीं सकता उस बॉल को, कैन नॉट रिट्राइव इट बैक, तो बस वो वहीं खड़ा रहता है और एक स्टेट ऑफ शॉक में है। ये जो लाइन है ना आपकी, ये एक स्टेट ऑफ शॉक दिखाता है आपको। स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन। शॉक, शॉक की स्टेट में बिल्कुल एकदम स्तब्ध है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरी बॉल चली गई। कैसे खड़ा है वहां पर? रिजिड, बिल्कुल एक ही पोज में, मतलब हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल रिजिड खड़ा है। उसकी नजर लगातार, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, बिल्कुल रिजिड खड़ा है, कांप रहा है, और खड़े खड़े कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और घूर रहा है उस बॉल को लगातार जो गई, मतलब वो बॉल अभी सामने ही है उसके सामने, लेकिन वो पा तो सकता नहीं है ना उसको वापस, तो वो घूर रहा है बस उस बॉल को बेचारा, हेल्पलेसनेस के साथ। जैसे हम लोग, हमारे साथ भी होता है ना कई बार, आपकी बहुत ही करीबी चीज कोई आपसे दूर हो जाए और आपके सामने दूर हो रही है वो, तो कैसा लगता है आपको? वो चोट लगती है ना दिल पर, और कुछ कर नहीं सकते, आप हेल्पलेस महसूस करते हो। वो हेल्पलेसनेस, वो स्टेट ऑफ शॉक में बच्चा अभी है। क्या देखता है घूरते हुए? ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर का मतलब है यहां पर बॉल के लिए बोला ये जो मैंने पार्ट ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर ब्रैकेट में डाला है ना, ये बॉल के लिए बोला है। उसके सारे यंग डेज हार्बर में चले गए हैं एक तरह से। ये बॉल नहीं गई है सिर्फ, उसके सारे यंग डेज, यानी कि उसके जो बचपन के दिन थे उन बॉल के साथ जब वो खेल रहा था, वो सारे दिन चले गए। उसकी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है इस बॉल के साथ चली गई है। तो ये जो बॉल है ना, ये सिंबॉलिक है। किस चीज की सिंबल है ये? एक तो जितनी भी मेमोरीज उसकी अटैच्ड है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसकी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है ना वो चली गई हैं सारी। साथ साथ आप चाइल्डहुड इनोसेंस भी मान सकते हो। चाइल्डहुड इनोसेंस, उसका जो बचपन का इनोसेंस है ना, बच्चे को थोड़ी पता होता है कि बॉल चली गई तो वापस नहीं आएगी। सोचो ना, एक छोटा सा बच्चा, आई हैव अ बेबी, अभी 1 साल का ही है बस, उसको बॉल दो अगर और उससे वापस ले लो ना बॉल, वो तो एकदम से ऐसे बोलता, ऐसे चिल्लाता है कि अरे बोल दो, बोलता नहीं है अभी कुछ, लेकिन वापस मांगता है उसको। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो थोड़ा बड़ा होगा, 4-5 साल का हो जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि कई बार लाइफ में ऐसी बॉल भी आती है जो नहीं मिलती दोबारा, वो चली जाती है दूर। तो ये वाली जो भाव है ना, ये वाला भाव यहां कैप्चर करती है लाइन की। उसकी उस बॉल के साथ ना उसके सारे बचपन के दिन भी पानी में बह गए बेचारे, कि उसकी सारी मेमोरीज चली गई पानी में। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पे उसकी बॉल चली गई है। क्या आप समझ पाए इस बात को? क्या आप समझ पाए इस बात को? समझ पाए क्या आप इस बात को?
थैंक यू सो मच, आप लोग कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट डिड यू अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड दिस? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट, है ना। तो ये जो बॉल है ना, ये इस पोम में, पूरी पोम में, ये पूरा पोम एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर मतलब क्या होता है भाई? जब एक पूरी पोम में आप एक सिंगल चीज को देखो ना, उसका मीनिंग जो है कुछ और ही छिपा हुआ है, पूरी पोम में एक सा मीनिंग छिपा हुआ है, तब आप उसको बोलेंगे एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। तो यहां पर जो बॉल है ना, वो इन दो चीजों की तो सिंबॉलिक है ही, इसके साथ साथ एक और चीज है वो जिसकी सिंबॉलिक है, वो क्या? अ थिंग दैट वी होल्ड डियर, दैट वी होल्ड डियर। एक ऐसी चीज जिसको आप अपने करीब मानते हैं ना बहुत, जो आपका वैल्यूएबल एसेट है, उसका भी ये सिंबल है पोम, यहां बॉल यहां पर। अगला स्टैंजा देखते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज। अब बोलता है ये पोएट, बोलता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. I would not intrude on him. Intrude on him मतलब interfere. हिंदी में वर्ड है इसके लिए दखल। अ डाइम, डाइम क्या होता है बच्चे? 10 सेंट्स। आप जो इमेज देखते हैं ना, बराबर में देख रहे हैं इमेज, ये डाइम के लिए, यूएस में जो करेंसी चलती है डाइम सेंट्स, उनके लिए बुलाते हैं। तो एक डाइम में 10 सेंट्स होते हैं, ऐसा दिखता है, वो मनी को रेफर करता है। इसका मतलब वर्थलेस, वर्थलेस मतलब ऑफ नो वैल्यू, ऑफ नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। नाउ ही सेंसेस, सेंसेस यहां पर मतलब है रियलाइजेस, उसको रियलाइज होती है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, उसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी रियलाइज होती है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, एक ऐसी दुनिया जो कि पोजेशंस की हो। पोजेशंस मतलब क्या होता है भाई? आपकी संपत्ति, आपकी कोई भी वैल्यूएबल चीज, जो भी आप पोजेस करते हो, जो भी आपके पास है या आपने कमाया है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है बच्चे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। अभी समझाता हूं इसका मतलब। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया एक वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब भौतिकवादी दुनिया। भौतिकवादी दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां पर आप कॉन्स्टेंटली कोई चीज चेस करते रहते हैं, उस चीज को पा लेते हैं। बेसिकली ऐसी दुनिया जहां पर आप पैसे को चेस करते हैं, ऐसी चीज जो पैसे से खरीदी जा सके, उसको भौतिकवादी बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक बोलते हैं। तो हम सब लोग कोई ना कोई चीज चेस कर रहे हैं ना, किसी को घड़ी खरीदनी है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को एक बड़ा घर खरीदना है ना। तो ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है। हम सब लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं और पोजेस भी कर लेते हैं ओवर टाइम, पा लेते हैं उसको। पोजेशन मतलब ऐसी चीज जो आपने पा ली हो, आपकी हो अपनी, ठीक है, उसमें बोला है वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। मैं एक बारी स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, है ना, यहां वाली पहली लाइन से। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट बोलता है कि जिस सिचुएशन में बच्चा है ना, उस सिचुएशन में मैं उस बच्चे के साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा। एक बारी को इस पोएट का मन हो रहा है कि मैं इस बच्चे को जाके समझा दूं, कंसोल कर दूं कि कोई बात नहीं, इसको पैसिफाई कर दें, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, वो कांप रहा है दुख से, इतना दुखी है। तो बोलता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि पोएट चाहता है बच्चा अपने जीवन का एक जरूरी सबक ले। शायद उसके जीवन का पहला सबक होगा, ये पहली सीख होगी, लेकिन पोएट चाहता है कि ये बच्चा सीखे। अगर अभी जाके पोएट उसको समझाएगा ना, कुछ इंटरफेयर करेगा इस सिचुएशन में, तो शायद ये बच्चा वो जरूरी सबक ना सीख पाए। क्या सबक है? अ डाइम। अच्छा, वो बोलता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा इसके साथ, दखल नहीं दूंगा इस सिचुएशन में, क्योंकि एक डाइम, कुछ पैसे, अनदर बॉल इज वर्थलेस। उसको ये बोलना कि बेटा ये जो बॉल थी वो ज्यादा महंगी नहीं थी, एक डाइम की होगी, बहुत कम पैसे की होगी, या ये बोलना कि एक और बॉल आ जाएगी इसके जगह, कोई बात नहीं, इसको जाने दो, चली गई कोई बात नहीं, एक और बॉल आ जाएगी, ये बोलना वर्थलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंटलेस है ये बोलना। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है ना, वो इसी बॉल को चाहता है जो बॉल गई है, वही बॉल, तो जो उसकी बिलवेड बॉल है, जिससे वो बचपन से खेलता है, उसकी मेमोरीज अटैच है उस बॉल को, बेचारा अभी तक उसी से खेलता है, वो बॉल चली गई। इसलिए ये बोलना कि एक और डाइम की, ज्यादा पैसे की नहीं है, आ जाएगी बॉल, और या ये बोलना कि एक और बॉल ले आऊंगा मैं, ये वर्थलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी। नाउ लेकिन इसके साथ साथ पोएट बोलता है कि वो एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी, एक बहुत ही जरूरी सबक सीखता है। क्या? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। एक भौतिकवादी दुनिया में, जिस दुनिया में हम सब लोग कुछ ना कुछ चेज कर रहे हैं, उस दुनिया में बच्चा ना सेंस करता है, रियलाइज करता है अपनी पहली जिम्मेदारी। क्या?
वो ये कि अगर आप किसी चीज को करीबी मानते हो, किसी इंसान को करीबी मानते हो, किसी चीज को वैल्यूएबल मानते हो, तो टेक केयर ऑफ देम, उनका ध्यान रखो। ये आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन चीजों का ध्यान रखो, उन लोगों का ध्यान रखो जो आपके आप डियर हैं, आप जिनको करीबी मानते हैं। दिस कुड बी अ थिंग, ये हो सकता है कोई एक चीज हो, एक घड़ी हो, एक शू हो, एक फुटबॉल हो, एक बैट हो, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कोई इंसान हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका दोस्त हो, आपके मम्मी पापा हो। अगर आप किसी चीज को करीबी मानते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका ध्यान रखें। और अगर ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है वो ऐसे ही बॉल, जैसे बॉल गई है ना दूर, ऐसे दूर चली जाए। अब जब वो बॉल दूर होती है ना, तब इस बच्चे को ये पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होती है कि यार मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैं ध्यान रखता ना, ध्यान से खेलता इसके आप, तो शायद नहीं जाती पानी में। ये जिम्मेदारी वो महसूस करता है बच्चा। और शायद इसीलिए ये पोएट इंट्रूड नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, कि बच्चा ये सबक सीखे कि अगर आगे वो किसी चीज को करीबी माने ना, तो उसका ध्यान रखे, उसका उस पर नजर रखे, उसका ध्यान रखे। नजर मतलब उसका ध्यान रखे। यू शुड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, जिनको आप करीबी मानते हैं उनका ध्यान रखो। पीपल, ये लाइन जो है ना, दिस इज वन लाइन जो इट जस्ट हिट्स मी, मुझे बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा हिट करती है लाइन। क्या? पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहां मैं आपको बता चुका हूं कि जो बॉल है ना, वो किस चीज का सिंबल है? बॉल है, सिंबल है किस चीज का? आपकी वैल्यूएबल एसेट्स का। आप ऐसी वैल्यूएबल एसेट, मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो गई। अगर आपको कोई वैल्यूएबल एसेट है या थिंग यू होल्ड डियर, ऐसी चीजें जिनको आप बहुत करीबी मानते हैं, थिंग्स यू होल्ड डियर, उनका सिंबल है ये। तो क्या बोलता है पोएट, और हम सबके लिए लेसन है इसमें, ये क्या बोलता है पोएट उस बच्चे के लिए? पीपल विल टेक बॉल्स। या तो हो सकता है आपकी कोई करीबी चीज लोग ले ले, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या हो सकता है वो करीबी चीज खो जाए, दूर हो जाए आपसे, लिटिल बॉय। मतलब क्या है इस बात का? कि जीवन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप कोई चीज आपके पास हो, बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, उनमें से कोई ना कोई चीज खोएगी, कोई ना कोई चीज दूर होगी। आपको उस लॉस के साथ, उस दुख के साथ, जो दुख आता है ना लॉस के साथ, उसके साथ हैंडल बेयर करना सीखना पड़ेगा। ये तो होता ही है कि चीजें जो होती हैं, करीबी चीजें, खास चीजें, वो दूर हो जाती हैं, खास लोग दूर हो जाते हैं। दिल बी लॉस्ट ऑलवेज, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो समझाना चाहता है जीवन का सार, जो उस पोएट ने खुद सीखा है ना अपने जीवन में, वो इस बच्चे को पास ऑन करना चाहता है कि बच्चे, ये जो हमारी करीबी चीज है ना जीवन में, हमारे अंदर जो हम बहुत बहुत संजो के रखते हैं जिन चीजों को, वो हो सकता है हमसे दूर हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हार नहीं मारनी है। इट्स ओके, हो सकता है हो जाए बुरा कुछ, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ी कि आप बिल्कुल दुखी हो जाओ उस चीज को लेके, ये तो होगा ही, यही तो नियम है प्रकृति का, यही तो रीत है दुनिया की, है ना? क्या आप इस बात को समझे? एक बारी मुझे बताओ प्लीज, समझे क्या आप इस बात के? क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? प्लीज बताइए मुझे। ट्रू वर्ड्स, अरे क्या सही बात बोली है ना जॉन बैरीमैन साहब ने। कोई कह रहा है आई एम गेटिंग बोर्ड, तो आई अंडरस्टैंड योर बोर्डम डियर, लेकिन जिस दिन आपको खुद चोट लगेगी ना, जिस दिन आपका कुछ ऐसा आपसे दूर होगा जो जिसके बिना ऐसा लगता है कि यार कैसे रहूं, कैसे बेचैनी हो जाती है जिस चीज के बिना, चीज के, लोगों के बिना, तब आप शायद इनका मतलब समझोगे, तब आप जॉन बैरीमैन साहब की बात समझोगे। शायद थोड़ा सैड जरूर है ये बात, लेकिन हाँ आई अंडरस्टैंड योर बोर्डम। आप अगर बोर हो रहे हो अभी, तो हाँ अभी इसका मतलब आपके पास सब कुछ बढ़िया चंगा है, आपने या तो ये दुख महसूस ही नहीं किया है आज तक कि कुछ चीज आपसे दूर हो जाए, और अगर महसूस किया है तो आप जरूर समझोगे इस बात को, कितनी गहरी बात इन्होंने बोली है ना? और इंसान चाहे कैसा भी हो, वक्त जरूर बदलता है, याद रखना दोस्त। चाहे आप बहुत अच्छी सिचुएशन में अभी, तो याद रखना कल एक बुरा टाइम आएगा, और अगर आज बुरे सिचुएशन में हो तो याद रखना कल अच्छा टाइम आएगा। वक्त जरूर बदलता है, एक ही चीज कांस्टेंट है अबाउट टाइम, दैट इट चेंजेस, वो बदलता जरूर है। तो अगर आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया है ना दर्द, तो कभी ना कभी तो आएगा जीवन में। यही तो बोला है बैरीमैन साहब ने, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट स्टैंजा, जो आई वुड से द बेस्ट ऑफ द लाइंस इस पोएम की, उनको ध्यान से देखिए प्लीज। रिलेट करेंगे, शायद आप इससे रिलेट करेंगे, हर एक इंसान रिलेट करेगा, क्योंकि हम सब लोग इस दुनिया में, कोई एक इंसान ऐसा है ही नहीं जिसने कुछ ना खोया हो।
हम सब लोग कुछ ना कुछ खो के बैठे हैं। वो बोलते हैं ना, एक कमेडियन है जाकिर खान, ही सेज वी आर इन अ वर्ल्ड, या वी आर इन अ वर्ल्ड इन अ प्लेस विच इज फुल ऑफ ब्रोकन पीपल एंड ब्रोकन हार्ट्स। टूटे हुए लोग हैं एक तरह से, हम कुछ ना कुछ, सब लोगों का टूटा हुआ है, खोया हुआ है, हम सब लोग को कोई ना कोई चोट मिली है। देखिए, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। क्या मतलब है देखते हैं, चलिए। नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी चीज, है ना, कोई भी ऐसी चीज, इसका अपोजिट होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बताऊंगा अभी इसका मतलब। He is learning well behind his desperate eyes। desperate मतलब होता है बच्चे होपलेस, ऐसी सिचुएशन हो जब आपकी, जब आप, बताता हूं अभी, उत्सुक भी बोलते हैं इसको। मान लो आपका कोई करीबी बहुत ज्यादा बीमार है, सो मच सो कि आपको शायद ये दिख रहा है कि शायद बचे ना, मतलब शायद ऐसी सिचुएशन है, मैंने देखी और खुद अपनी आंखों से, मेरे दादाजी पास्ट अवे इन माय हैंड्स, तो मुझे याद आती है ये बात। आप दिख रहा है आपको कि यार वो शायद नहीं बच पाएंगे, मतलब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो कैसी, और आपको लगता है कि यार मुश्किल है बचना, आप बहुत डेस्परेट हो जाते हो उस टाइम। डेस्परेट मतलब उत्सुक, कोई आपको कह देना यार ये कर ले बच जाएंगे, कोई ये कर ले तो ये सब ठीक हो जाएगा, आप तुरंत करने को तैयार हो उसको, इतने डेस्परेट, इतने उत्सुक होते हो आप, ठीक है। तो डेस्परेट का मतलब बता रहा था। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है बच्चे द अंडरस्टैंडिंग और फिलॉसफी। अब यहां पर एक लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। किसी चीज को खोना क्या होता है, किसी चीज का लॉस क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये समझ पाना इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ठीक है, अब मैं समझाता हूं एक बारी पूरा अच्छे से, देखिए। हाँ, पहली लाइन समझते हैं पहले। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। क्या बोला है पहले, पिछला स्टैंजा जो है उन्होंने बोला बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, ऐसा बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। वो खोई हुई चीज जो करीबी थी आपके, अगर वो खो जाए तो क्या आप उसको वापस पा सकते हो पैसे से? क्यों? क्योंकि मनी एक्सटर्नल है। मनी तो बाहरी चीज है। इस भौतिकवादी दुनिया में आप कोई नई चीज तो खरीद सकते हो, एक बॉल आपकी हो गया, हो सकता है उसकी जगह आप एक नई बॉल खरीद के ले आओ, बट कैन दैट न्यू बॉल रिप्लेस द इमोशंस जो इस बॉल के साथ अटैच्ड है? वो इंटरनल इमोशंस, आपके अंदर भावनाएं जो है इस बॉल को लेके, इस चीज को लेके जो कि आपको बहुत करीबी लगती है, उसके जो इमोशंस है, क्या ये मनी रिप्लेस कर सकती है? पैसा जो है, नई बॉल जो लेके आया, वो रिप्लेस कर सकता है? इसलिए बोला गया मनी इज एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि मनी कैन नॉट ब्रिंग बैक द इमोशंस दैट वर अटैच्ड टू द बॉल। उस पर्टिकुलर बॉल के साथ, उस पर्टिकुलर डियर चीज के साथ जो इमोशन जुड़े हुए हैं ना, जो इंटरनल है, अंदरूनी है वो इमोशंस, उनको वापस नहीं ला सकती है पैसा। एक नई बॉल तो ले आएगी, लेकिन वो बॉल के साथ कहां कोई इमोशन है? बॉल इमोशन तो उस बॉल के साथ है जिसके साथ बचपन से खेलता है और वो चली गई है। इसलिए मनी को एक्सटर्नल बोला है, मनी इज एक्सटर्नल बोला है। मनी एक बाहरी चीज है, वो उस अंदरूनी भावना को वापस नहीं ला सकती है जो उस बॉल के साथ। ये इसलिए बोला नो वन बाइज अ बॉल बैक। इसको आप ऐसे समझिए कि नो वन कैन बाय अ बॉल बैक। एक वो जो बॉल खोई है ना, उसको कोई वापस ला नहीं सकता है खरीद के। नई बॉल आ सकती है बस, वो बॉल तो वापस खरीद के कोई नहीं ला सकता है। समझे? उसके बाद क्या बोलता है वो? क्या ये वाली लाइन क्लियर है? एक बारी मुझे ये बताना प्लीज, ये वाली लाइन क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगर इस साल नहीं आता तो अगले साल आता है, अगले साल नहीं आता तो उससे अगले आता है, मतलब एक साल इससे जरूर सवाल आता है, फिर अगले साल आएगा, ऐसे मानिएगा। समझ में आई ये वाली लाइन? इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो देखो देखो, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई पास्ट, ऐसा आप बोल रहे हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, चिंता ना करो, मैं पूरी बात आपसे बता दूं पहले एक बारी, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। हम सब लोग की कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो इस एपिसोड जो वापस आएंगी इसको पढ़ने के बाद। देखिए, ही इज लर्निंग। अब ये बच्चा क्या सीख रहा है? पोएट बोलता है बच्चा कुछ सीख रहा है, अभी लर्न कर रहा है, सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी उत्सुक आंखों के पीछे, वो बहुत उत्सुक है, इस स्टेट में है ना, जिस स्टेट में वो अभी बहुत दुखी है, उस स्टेट में वो कुछ सीख रहा है।
क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये जो वर्ड है ना इसको ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान रखना, एपिस्टेमोलॉजी ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। वो क्या सीख रहा है? ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है मतलब कि वो ये सीख रहा है कि हाउ, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, किसी चीज को खोना क्या होता है। लॉस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है वो बच्चा। मतलब आज से पहले कोई भी चीज इसने खोई नहीं थी, आज से पहले कोई भी चीज ऐसी थी नहीं जो इससे दूर हो गई, सॉरी, कोई भी ऐसी चीज थी नहीं जो इससे दूर हुई हो। तो आज लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज से दूर हुई है, खोई है असल मायने में। तो उस पहली जो लॉस इसका हुआ है ना, उससे वो क्या सीख रहा है कि व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, किसी चीज को खोने का भाव क्या होता है। ये भावना ना बहुत बहुत स्ट्रांग होती है और आपको तोड़ देती है अंदर से। तो ये जो भाव है ना, इसको समझ पाना और इसके बाद क्या समझना, हाउ टू स्टैंड अप, खड़े कैसे होना है। वो जो लॉस है उससे कैसे कोप अप करना है, ये पोएट बोल रहा है कि वो बच्चा सीख रहा है बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उत्सुक आंखों के पीछे। ये बच्चा सीख रहा है कि क्या किसी चीज को खोने की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और फिर वापस कैसे खड़े होना है, कैसे वापस दोबारा से, अगर आपसे कोई चीज दूर हो गई है, लॉस आपका हुआ है कुछ लाइफ में, तो कैसे उस लॉस को, उसका दुख जो है उसको समझते हुए, झेलते हुए आपको दोबारा तैयार हो जाना है, दोबारा आगे लाइफ को फेस करने के लिए। ऐसा नहीं मानना है कि वो खत्म मान लो उस टाइम जीवन अपना, ये मत, इतना दुख नहीं मनाना है कि आप उसी चीज के पीछे पागल हो जाओ बस, नहीं। क्या करना है, वो जो लॉस हो गया, सच इज लाइफ, ऐसी है लाइफ। उसके बाद फिर आप कैसे दोबारा तैयार होते हैं, कैसे दोबारा खड़े हो जाते हैं टू फेस लाइफ एंड इट्स टाइड, अपनी लाइफ को जैसे वो आने वाली है उसको फेस करने के लिए, दोबारा कुछ चीज का ऐसी पोजेस करने के लिए, कमाने के लिए, और शायद पॉसिबली टू लूज इट अगेन। ये बात वो बोल रहा है कि ये सीखता है बच्चा। और क्या बोलिए, आखिरी 2 लाइंस देखिए, बड़ी काम की हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानना, नोइंग मतलब जानना, वो चीज समझ रहा है बच्चा, वो चीज जान रहा है जो कि हर एक इंसान को एक दिन जाननी ही पड़ती है। मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट मतलब जो जरूरी हो। ये अंडरस्टैंडिंग लॉस की, कि लाइफ में लॉस होता ही है और उसको कैसे हैंडल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग जो कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन जाननी ही है, वो लर्निंग वो ले रहा है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और ज्यादातर आदमी, ज्यादातर लोग पहले ही जानते हैं, कई दिनों से जानते हैं। मोस्ट नो है ना यहां पे, आप इसके साथ मोस्ट मेन और जोड़ लो एक तरह से। एंड मोस्ट मेन नो मेनी डेज, और ज्यादातर लोग पहले ही जानते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पहले ही हो चुका होता है कि उनको समझ में आ जाता है व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, किसी चीज को खोना क्या होता है, और उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, खड़ा कैसे होना है, कैसे कोप अप करना है उस लॉस के साथ। इंपॉर्टेंट है ये 2 लाइंस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना, पूरा स्टैंजा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि वो जो बॉल है जो आपसे दूर, जो इस बच्चे से दूर हुई है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उसके साथ कुछ इमोशंस अटैच्ड है। मनी को एक नई बॉल तो खरीद के लिए आएगा, लेकिन वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ जो खुई है ना, उसके साथ जुड़े हुए जो इमोशंस है वो वापस नहीं ला सकती है बॉल, ये मनी, इसलिए वो एक्सटर्नल है। He is learning well behind his desperate eyes, अपनी उत्सुक आंखों के पीछे, बहुत होपलेस सिचुएशन में हुआ, उस होपलेस सिचुएशन में वो क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो सीख रहा है व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, इस चीज को खोना क्या होता है, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और फिर से खड़ा कैसे होना होता है। हाउ टू स्टैंड अप का सिंपली मतलब यहां पर क्या है, हाउ टू कोप अप विद द लॉस। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपली मतलब यह यहां पर भी है, ये लिख देता हूं मैं, हाउ टू कोप अप विद द लॉस। एक लॉस के साथ कैसे कोप अप करना है, कैसे हैंडल करना है एक लॉस को, एक नुकसान अगर आपका कुछ हो गया, दूर आपसे कुछ हो गया है, तो वो चीज जो कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो चीज जो कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन सीखनी है। एवरी मैन, हर एक इंसान को, मस्ट वन डे नो, एक ना एक दिन जाननी है, सीखनी है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और ज्यादातर लोग तो पहले ही उसको जानते हैं, बहुत समय से उसको जानते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि उनको अंडरस्टैंडिंग आ गई लॉस की। और उसके बाद क्या, उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, कैसे कोप अप करना है लाइफ के साथ। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पोएम, ये इसका एंड है पोएम का। मुझे एक बार बताइए प्लीज, क्या आपको ये समझ में आया? आई एम जस्ट अ लिटिल सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा इट ब्रिंग्स बैक इमोशंस
आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, जब भी आपको कोई ऐसी चीज, करीबी चीज, इंसान आपने लूज किया, वो याद दिलाता है आपको। तो वो याद जब आता है ना, तो आप यू कैन नॉट बी वेरी हैप्पी। इसलिए मैं बहुत चरपीस आज नहीं हूं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये समझ में आया होगा, आई होप आपको, क्यों नहीं हूं ऐसा। आपने भी शायद रिलेट किया हो, है ना। और ये भी समझाओ, इस पोम के पीछे ये लेसन नहीं है कि सब लोग कुछ ना कुछ खोते हैं। ये तो एक सच बताया गया है इसमें एज अ फैक्ट कि ये दुनिया ही ऐसी है, यहां पर बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, बोला ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये है रियलिटी लाइफ, कि ऐसा होगा और उसके बाद आपको तैयार हो जाना है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो गया तो हो गया, उसको अच्छे से हैंडल करो, समझाओ खुद को, टेक अ मोमेंट। अगर आपको उस सिचुएशन के लिए, उस इंसान के लिए, उस चीज के लिए मॉर्न करना है, दुख मनाना है, थोड़ा सा दुख भी मना लो, इट्स ओके, इट्स ओनली नेचुरल कि आप दुखी होगे उस समय। लेकिन उस दुख को मैनेज करना सीखो, समझो ये बात कि उससे आगे बढ़ना होगा, एक ना एक दिन उसको हैंडल करके आपको आगे जाना ही होगा, और आगे जाके अपनी लाइफ को फेस करो। यही तो है दुनिया, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आगे बढ़ो। डू नॉट गेट ग्राउंडेड। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गिरी जाओ जमीन पे। रॉक बॉटम हिट करते हैं हम लोग ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब हम लोग बहुत फंस जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसके बाद आगे नहीं बढ़ना होता है, दोबारा खड़े हुई है। दैट्स द मैसेज दिस पोएम्स गिव्स। ठीक है, ये मैसेज लीजिए इस पोम से कि दोबारा खड़ा कैसे होना है, दोबारा कैसे हिम्मत जुटानी है और लग जाना है दोबारा से। यार दोबारा पालेंगे, खो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ये सीख है इस पोम की। आई होप आप समझे। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट। आई लॉस्ट माई फ्रेंड, आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, आई लॉस्ट माई ब्रदर्स, कोई ऐसा बोल रहा है। एक बोल रहा है आई लॉस्ट माई सेल्फ। ऐसा ना बोलो यार, इट्स टू सून, इट्स टू सून टू लूज योर सेल्फ। आप ग्रेड 10 में हैं अभी, एंड आई अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस कठोर हो सकते हैं कई दफा, लेकिन इट्स टू सून टू लूज योर सेल्फ। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग। भगवान ने जो चीज बख्शी है ना हमको, ये बहुत खूबसूरत चीज है भाई। आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो उसमें। तो लॉसेस आएंगे लाइफ में, लेकिन देयर आर ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। खुशियां भी तो आएंगे ना, आप लगे रहो बस, चेज हैप्पीनेस, कोप अप विद लॉस। कैसे लाइफ से कोप अप करना है, तो इस पूरी पोएम से क्या मैसेज मिलता है आप लोगों को, ये मैं जानना चाहूंगा, प्लीज मुझे बताएं। आई लॉस्ट माई फ्रेंड, माई ग्रैंड मदर, सिस्टर, बहुत सारी लॉसेज हैं हम सब लोगों के, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। आई लॉस्ट माई ग्रैंड मा इन माई हैंड। वो हॉस्पिटल में थे, मैं उस रात उनके साथ था। एकदम से उनकी तबीयत खराब हुई रात के 2-3 बजे के आसपास। मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन इतने डॉक्टर आए, इतने वो उनकी आंखें ऊपर को उठ गई, एंड थोड़ा ब्रीदिंग मुझे महसूस हुआ कि शायद वो नहीं कर रहे हैं। आई वॉज नॉट एन एक्सपर्ट। मैंने संभालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इतने डॉक्टर आए, इतने, तो डॉक्टर का एक्सप्रेशन देख के मैं समझ गया कि गड़बड़ हो चुकी है। मुझे भी समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, बस, है ना। जा चुके थे दादाजी, बट इन माई हैंड्स, इन माई ओन हैंड्स। बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उस दिन के बाद से लाइफ और उस दिन से पहले जो लाइफ थी वो अलग है बिल्कुल। कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी मैंने एक इंसान के जाने की जो होती है ना। तो दुख हुआ, जरूर बहुत दुख हुआ, बट देन अगेन मुझे ये रियलाइज हुआ इसके बाद, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू इमोशनल, बट बिकॉज इस ऐसी सिचुएशन में आप सब भी पड़े होंगे शायद। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो आपसे दूर हुआ होगा ना, तो कैसे हैंडल करना है शायद इसने। मुझे जो है दादाजी की बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद है। दादाजी हमको खिलाया करते थे, खेतों में ले जाया करते थे। हम छोटे छोटे थे तो मेरे कई सारे कजन थे, एक कंधे पे मुझे बैठाते थे, एक कंधे पे कजन को बैठाते थे, हाथ में लेते थे एक कजन को। जॉइंट फैमिली थी हमारी, सबको लेके खेतों में जाया करते थे, हम खेलते थे वहाँ खूब। दादाजी हमारे साथ बहुत हंसी मजाक किया करते थे, रात को हमारे साथ कहानियां हमें बैठा के सुनाया करते थे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मजाकिया कहानियां। इतनी सारी अच्छी मेमोरीज है ना उनके साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता। दे फिल माई हार्ट विद जॉय जब भी मैं सोचता हूं उसके बारे में। लेकिन जब वो इंसिडेंट याद आता है, जब वो मेरे हाथों में गए, तो मुझे दुख होता है। बट देन अगेन मुझे लगता है कि एक टाइम होता है सब लोगों के जाने का, है ना। हम सब लोगों की लाइफ फिक्स्ड है, कौन अमर है, सब लोग को एक ना एक दिन जाना ही है ना। तो वो जो भावना है, वो जो हैप्पी मेमोरीज है, उनको मैं याद करता हूं, उनको मैं चेरिश करता हूं। जो हो गया, दादाजी चले गए, कोई बात नहीं, इतना ही टाइम था उनका। बट आई रिमेंबर हिम फॉर द गुडनेस एंड फॉर द जॉय दैट ही हैड गिवन मी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेमोरीज, खुशहाली अभी तक। और मैं आपको जो भी मुझसे मिलेगा ना आगे लाइफ में, उनको भी बताता हुआ चलूंगा। इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तो जो भी गया है, जो भी चीज गई है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट याद रखिए और उठिए दोबारा से। डू नॉट बी कॉर्नर, डू नॉट बी पुट डाउन। गिरिए मत नीचे, हिम्मत इकट्ठा करिए, मस्टर अप योर करेज दोबारा से, और फिर आगे बढ़ जाइए, दोबारा फेस करिए। जो होगा देखा जाएगा, है ना। करेंगे आगे, दोबारा कमाएंगे, दोबारा चला जाए, कोई बात नहीं, हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे। लॉस तो होगा ही मेरे दोस्त, प्रकृति का नियम है ना। जो चीज आपके पास है कभी ना कभी तो दूर होगी, या तो कोई ले लेगा या दूर हो जाएगी। यही जॉन बैरीमैन साहब ने बताया है। ठीक है, क्या मैसेज आप लोगों ने दिया, क्या मैसेज आप लोगों ने दिया, ये मुझे बताओ एक बारी। आगे बढ़िए,
आई लॉस्ट माई फोन। मेरा भी खोया, बट आई थिंक लूजिंग समवन डियर टू यू इज मच मोर पेनफुल देन लूजिंग समथिंग। किसी चीज को खोना बहुत कम दर्द देता है, किसी इंसान को अगर आपने खोया है तो असली मतलब बहुत दुख होता है भाई, है ना। एक्सेप्ट द सोरोज एंड मूव ऑन, ऐसा कोई बोल रहा है। डोंट लिव इन द पास्ट, ऐसा कोई बोल रहा है। ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा कोई बोल रहा है। ट्राई अगेन एंड अगेन, बहुत बढ़िया। नेवर गिव अप कोई बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया, वाह। बिलीव इन योरसेल्फ, ऐसा भी बोल रहे हैं आप, है ना। ठीक है, मूव ऑन, आगे चलते रहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैसेज अगर मुझे समझना हो स्टोरी से, इस पोएम से, तो मैं क्या समझूं? सबसे पहला मैसेज, लॉस इज इनएविटेबल। लाइफ में ना लॉस, किसी चीज का खोना, दूर हो जाना, वो इनएविटेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते। इनएविटेबल मतलब ऐसी चीज जो होनी तय है, होगी ही होगी, जैसे डेथ इज इनएविटेबल, है ना। तो क्या करना है ऐसे में? एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ जाओ भाई। मूव ऑन टू फेस लाइफ इन इट्स स्ट्राइड। आगे जैसे भी आएगी लाइफ, उसको फेस करेंगे, है ना। नथिंग इज परमानेंट, बहुत बढ़िया। एक जरूरी सीख और है इससे, जो कि मुझे नहीं मिली अभी। हाँ, ये मेन लेसन है, ये लेसन, इस पोम का मेन थीम यही है, मेन मैसेज भी यही है। लेकिन एक चीज और सिखाती है छोटी सी ये पोम, जब बोलता है ना वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करता है बच्चा, उससे भी सीखने को है कुछ। क्या है वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई लॉस्ट माई बेस्टी, सो सॉरी टू हियर दैट डियर। लॉस्ट माई बर्ड, आई लॉस्ट माई 3 years। ओह, इट सीम्स हम सब लोगों ने कुछ कुछ खोया है। लॉस इज, हाँ क्या है बच्चे? हाँ 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 हाँ, एक्सेप्ट रियलिटी, ये बात भी सही है बिल्कुल। और कुछ, जो कुछ और मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए, किसने बोला है? बहुत बढ़िया, है ना। ये लिख देता हूं, चलो मैं, हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए भाई। तो क्या हुआ अगर कुछ चला गया? तो है भी तो सही ना बहुत कुछ आपके पास। अगर आप ये देखोगे दूर क्या हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। पर अगर आप ये देखोगे ना फॉर अ चेंज कि क्या क्या आपके पास है, तो यू विल इवन बी हैप्पियर। आपको बहुत सारी चीज दिखेंगी जिनका आपको ध्यान रखना है भाई। बहुत सारी चीजें हैं, उनको चेरिश करो ना। कल वो चली जाएंगी तो उनके लिए भी रोगे, उनके लिए भी परेशान होगे। लेकिन आज वो हैं तो उनके साथ एंजॉय दिस मोमेंट ना, लिव दिस मोमेंट, ठीक है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैसेज, जो कि मैंने आपको भी बोला, वो क्या? टेक केयर ऑफ थिंग्स पीपल यू वैल्यू। ये आपकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस बच्चे ने सीखी, वो क्या? टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजों का ध्यान रखना जिनको आप वैल्यूएबल मानते हो, लोगों का, चीजों का, जो भी हो। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को? ये क्या आप लोग समझ पाए इसमें? ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, हाँ 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 हाँ, ये भी मनी इज एक्सटर्नल से क्या मैसेज मिलता है? डू नॉट गेट टू अटैच्ड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि वो चीजें जो आप पैसे से खरीद सकते हो ना, उनसे बहुत अटैचमेंट ना रखिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थिंग, मनी इज एक्सटर्नल, इससे क्या मैसेज मिलता है कि वो चीजें जिनको आप लोग बहुत करीबी मानते हो, सॉरी, वो चीजें जिनको आप पैसे से खरीद सकते हो ना, उनसे कुछ ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, है ना। एक शू है आपके पास, आपको बहुत पसंद है वो शू, जूता, है ना, आपका फेवरेट है, लेकिन हो सकता है कल खराब हो जाए, दूर हो जाए, लॉस हो जाए। अगर हो गया तो ऐसा नहीं उसके ऊपर दुख मनाना है बहुत ज्यादा, किसी इंसान को परेशान करना है उसके लिए कि यार तूने मेरा जूता खो दिया, ऐसा कर दिया तूने। नहीं यार, इट्स ओके, हो गया, है ना। अटैचमेंट नहीं रखो ऐसी चीजों से। लोगों से जरूर जुड़ाव रखना चाहिए, लोगों का ध्यान रखना चाहिए। फाइन, क्लियर है? समझे आप लोग? वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक, हाँ जी बिल्कुल है ये वर्ल्ड। अब आप लोग देखो, कल ही की बात है, आज ही की बात है इनफैक्ट, सुबह की, हम लोगों को हमारी एक एथलीट विनेश फोगाट, जो कि बहुत बड़ी रेसलर रही हैं, काफी सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं, और इस ओलंपिक में वो पहली वुमेन ओलंपियन बनने वाली थी इंडिया की तरफ से, जो कि फाइनल्स में पहुंचती,
पहली इंडियन वुमेन एथलीट रेसलर जो कि फाइनल्स में पहुंची। लेकिन अर्ली मॉर्निंग न्यूज आई कि उनका ओवरवेट हो गया, कोई 150 ग्राम फालतू उनका वजन निकला 50 किलो से, एंड शी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब आप एज ए पर्सन एक रेसलर की तरह सोचो कि उसने क्या कमी छोड़ी। उसने अच्छे से तैयारी करी 4 साल लग के। पिछले ओलंपिक में आपको शायद मालूम ना हो, उनको चोट इंजरी आ गई थी। पिछले ओलंपिक में भी शी वाज गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे वो मेडल लेके आती पिछली बार भी, लेकिन उनका पैर इंजर हो गया, इनफैक्ट टूट ही गया, तो उनको बीच में छोड़नी पड़ी अपनी बाउट, अपनी जो ये थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वाला ओलंपिक्स आया जिसमें क्या हुआ है भाई कि फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल के दिन न्यूज आती है कि उनका वेट 150 ग्राम फालतू, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब सोचो इसकी तैयारी कैसे करे इंसान। सब चीज तैयार करी, फाइनल में पहुंच भी गए, टू अर्न द मेडल। जो मेहनत करनी थी, जो कमिटमेंट चाहिए था, जो मेंटल एटीट्यूड रखना था, वो सब रखा, लेकिन फिर लॉस आया हाथ में, है ना। फिर भी कुछ वो मेडल आता आता हाथ में चला गया, एक तरह से ऐसा मानिए आप। अब वो सोचो अपनी हिम्मत कैसे बांधे। उनको कोई ये बोले कि मेडल दोबारा जीत लेना, तो वो ये पूछ सकती है कि 4 साल बाद मौका आएगा अगले मेडल जीतने का, ओलंपिक मेडल। पता नहीं बने ना बने बात, पता नहीं मेरा करियर तब तक रहे ना रहे, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे उम्मीद हार सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद बनाए रखी है अपनी, एंड शील गो। हो सकता है दोबारा जीते आगे, बट एक लॉस तो है लाइफ का। ये आपको दिखाता है कि लॉस तो होता ही है लाइफ में भाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ये मैसेज उनको भी दिया गया होगा, उनके कोच ने उनको बोला होगा कि हिम्मत मत हारना, दोबारा कोशिश करना, ठीक है, राइट। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझे हो इस बात, क्या मैसेज है इस फॉर्म का। मैंने बोला ना, ये बोल फॉर्म जब स्टार्ट किया था मैंने, कि आपको सुनने में तो बहुत ही सिंपल सी इजी सी लगेगी ये फॉर्म सुनने में, इसका नाम भी बहुत इजी है, लेकिन ये है बहुत डीप, इसका बहुत ही गहरा मतलब है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट से पार्टिसिपेट करके मुझे इसके आंसर दीजिए, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। व्हाई डज द पोएट से अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। पोएट ऐसा क्यों बोलता है कि एक डाइम एक और बॉल वर्थलेस है, ऐसा क्यों बोलता है पोएट, बताइए बताइए, फटाफट से रीजन आंसर दीजिए बच्चे मुझे। ओलंपिक्स इज अ टीचर, डेफिनेटली जो होता है अच्छा होता है। फॉल्स स्टेटमेंट, वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड दिस, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक सहमत हूं आपसे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं नेचर में, होना जो होना है ना वो तो होता ही है। कई चीजों के लिए आप एक अच्छा रीजन ढूंढ लेते हैं होने का, कई चीजों का आप एक रीजन अच्छा नहीं ढूंढ पाते। आपको लेकिन पॉजिटिव रहना जरूरी है। ये बात शायद मैं भी मानता हूं कि हर चीज अच्छे के लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है हम ऐसा माने तो हम कम से कम पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कई चीजें नहीं होती है, आप उनमें कुछ भी अच्छा नहीं ढूंढ पाते, बट इवन देन यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, अदरवाइज आप हिम्मत हार जाओगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि अच्छे के लिए होता है बुरे के लिए होता है, पॉइंट ये है कि जैसा भी होता है यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन। ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक सिल्वर लाइनिंग, एक अच्छा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा उसके होने का। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी, बिकॉज द बॉय डजंट लाइक प्लेइंग विद बॉल्स, बिकॉज द बॉय हैज सेंटिमेंटल वैल्यू, sorry, because the ball has sentimental value, because money can't replace the lost ball's emotional value, because the boy is too rich to come. Option C, क्योंकि ये जो है ना, money can't replace a dime refers to money, money can't replace the lost ball's emotional value, वो जो lost ball की emotional value है ना उसको replace नहीं कर सकती है। Option C करेक्ट आंसर है। 84% of you got it right. वाह, I'm very happy. Why does the poet decide not to intrude on the boy? Poet ऐसा क्यों डिसाइड करता है कि बच्चे के साथ जिस सिचुएशन में है उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, इंट्रूड नहीं करना है, क्यों? I didn't see my दादाजी, I'm sorry dear, sorry to hear that, but it's okay, है ना। आपके दोस्त के दादाजी होंगे, उनसे मिलो, हो सकता है उनके अंदर भी वो भाव, घर में जो दादी हैं या पापा मम्मी हैं उनको वो प्यार करने की कोशिश करो, जो यू वुड हैव लव्ड टू हैव विद योर ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर, जो बॉन्ड आप चाहते थे उनके साथ रखना, जो लोग हैं उनकी वैल्यू करो फिर, है ना। क्योंकि एक हार्श रियलिटी ये भी है लाइफ की कि हमारे साथ जो लोग हैं ना, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो ना रहें। सबकी लाइफ लिमिटेड है, सबका रिचार्ज जो ना वो लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे इस बॉय की बॉल एकदम से चली गई ना, ऐसे कभी भी लाइफ में यूं हो जाती हैं चीजें एकदम से, और आप खड़े रह जाते हो ऐसे बच्चे की तरह कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। समटाइम्स यू डू नॉट इवन रियलाइज कि ऐसा हो गया, आपको बताना पड़ता है खुद को कि यार ऐसा हो गया, इट्स नॉट अ ड्रीम, सपना नहीं है ये, चूटी काट के बताना पड़ता है खुद को। तो जो है उसकी वैल्यू करो यार। ओके, why he wants the boy to find the ball himself, he feels the boy needs to learn the lesson on his own, he doesn't like the boy, he doesn't care. Option B, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा एक जरूरी सबक सीखे इससे। बहुत बढ़िया, वाह। नेक्स्ट, what important lesson is the boy learning according to the poem? इस पोम के अकॉर्डिंग ये बच्चा क्या सीख रहा है, जरूरी सबक, सबसे जरूरी सबक। ये ध्यान रखिए, इस पोम का एक तरह से मैसेज पूछ लिया आपसे इस क्वेश्चन में। पोएटिक डिवाइसेस करेंगे अभी, डोंट वरी।
आई एम सो सॉरी टू ब्रेक द न्यूज टू यू भाई। और ये बताने का रीजन ये नहीं है कि आपको दुख पहुंचाऊं, और ये बताने का रीजन ये है कि आपके लाइफ में जो लोग हैं उनकी वैल्यू करना शुरू करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। यू नेवर नो कब ऐसा हो जाए कि वो दूर हो जाए आपसे भाई, किसी भी रीजन से। क्या सीख रहा है बच्चा और क्या हम सीख रहे हैं, एक तरह से यही पूछ लिया है क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ मनी, द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग, द फन ऑफ प्लेइंग विद अदर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन डी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 92% ऑफ यू गॉट इट राइट, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बॉयज फीलिंग्स अबाउट द लॉस्ट बॉल। ये जो बॉल खोई है बच्चे से, तो वो खोने के बाद बच्चे की क्या फीलिंग्स हैं, इनको कैसे डिस्क्राइब करता है पोएट, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। टोन कोई पूछ रहा है पोम की, तो क्या टोन है, क्या लगता है आपको कैसी पोम है, कैसी टोन है। सोरोफुल है ना, थोड़ी सी सैड है, जैसी आपने पढ़ी वैसे ही आपको महसूस हो जाएगा क्या टोन होती है पोम की, है ना। कैसे बताता है उस बच्चे की फीलिंग्स के बारे में, इस क्वेश्चन में पूछा है, वो बताइए 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 बताइए, है ना। ऑप्शन, मेलांकली बोल सकते हो, थोड़ा सैड बोल सकते हो, फुल ऑफ ग्रीफ बोल सकते हो, इमोशनल भी बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल सही है वो भी। ओके, करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, ही इज फिल्ड विद अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, वो भरा हुआ है एक अल्टीमेट एक्सट्रीम दुख के साथ, बिल्कुल, है ना। गुड, बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय मनी इज एक्सटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पोएट का क्या मतलब है जब वो बोलता है मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है पोएट के लिए, बताइए। व्हेन ही सेज मनी इज एक्सटर्नल तो क्या मतलब है उसका, बताइए जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। पोएटिक डिवाइसेस कराता हूं, एक क्वेश्चन कराने के बाद तुरंत हम पोएटिक डिवाइसेस पे जाएंगे, डोंट वरी, है ना। सौरव नहीं बोलना है टोन में, सौरव फुल बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके 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 ओके। Okay, money can buy everything one wants and make them happy. Money is more important than emotions. Money cannot replace lost possessions with sentimental value. ऐसी चीजें, possessions, assets जिनके साथ कुछ sentimental value हो, आपकी इमोशनली आप अटैच्ड उनके साथ, उनको रिप्लेस नहीं कर सकती है मनी, ये बात है इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाह यार। नेक्स्ट, व्हाट डज द बॉय रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बच्चा पहली बार क्या रियलाइज करता है। व्हाट डज द बॉय रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ही रियलाइजेस, कुछ रियलाइज करता है वो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या क्या रियलाइज करता है बताइए। सर दिस पोएम इज अबाउट व्हाट, दिस पोएम इज अबाउट लॉसेस दैट यू इनकर इन लाइफ, आपके लाइफ में जो लॉसेस आप फेस करते हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे कोप अप करना है उनको, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है ये पोएम, ये थीम है इसका। बट इट्स अ लिटिल टू लेट टू आस्क, आई एम अफ्रेड, थोड़ा सा लेट है, मैंने पूरी पोएम समझा दी, अब तक तो आपको पता होना चाहिए था किस चीज के बारे में है ये पोएम। अगर आप अभी जुड़े हैं तो फिर ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, बताता हूं अभी। हाँ, द फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करता है इस भौतिकवादी वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस दुनिया में, है ना। ऑप्शन ए, वाह क्या बात है भाई, नाइस। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस जो एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है, ठीक है, अभी बताता हूं, शाउट आउट दूंगा, डोंट वरी, अभी हम देखेंगे इसको। पोएटिक डिवाइसेस करते हैं अभी, डू नॉट वरी, पोएटिक डिवाइसेस अभी हमने नहीं कराया इस पोएम के, वो अभी हम करेंगे। राइटर ऑफ द पोएम है जॉन बेरीमैन, हर्ष। यू गेटिंग इन डिप्रेशन, ऐसा कोई बोल रहा है, नहीं नहीं यार, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो। डू नॉट ओवर थिंक थिंग्स, चीजों को ओवर थिंक ना करो, चीजें होती है ना, यही इसी चीज के बारे में तो है पोएम।
अगर आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो तो आपको बाहर लाना चाहिए, आपको कुछ सोच आइडिया आना चाहिए दिमाग में कि कैसे मैं इसको कोप अप करूं, कैसे हैंडल करूं, है ना। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस एंड हाउ टू कोप अप विद इट, ये मतलब है इसका कि क्या होता है टू लूज समथिंग और उसको कैसे कोप अप करना है। ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉय अल्टीमेटली लर्निंग बाय द एंड ऑफ द पोएम, असल में क्या सीख रहा है बच्चा इस पोएम के एंड में, आप क्या रियलाइज करते हो कि असल में क्या सीख रहा है वो, असल में क्या सीख रहा है वो, ये बताइए, है ना। बताइए बताइए बताइए। यस, इट इज इंडीड अ वेरी इमोशनल पोएम, थोड़ी सी इमोशनल जरूर है ये पोएम। पोएट सैड नहीं कर रहा है आपको भाई, आपको एक रियलिटी के साथ अवगत करा रहा है, आपको इनफैक्ट इफ एनीथिंग इज हेल्पिंग यू, आपको एक बहुत ही जरूरी लेसन दे रहा है। आप पे जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने महसूस किया हो जिस बच्चे ने किया है, तो आपको ये बता रहा है कि कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत तकलीफ देगा, लेकिन उससे कैसे कोप अप करना, कैसे मैनेज करना, ये सिखा रहा है आपको, है ना। How to save money and become rich, the value of new toys and happiness, how to stand up after experiencing loss and how to find lost things. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वो आपको सिखा रहा है कैसे खड़ा होना है, कैसे कोप अप करना है लॉस को एक्सपीरियंस करने के बाद। वाह, बहुत ही बढ़िया यार, है ना। हम अमेज्ड कि आपने सारे क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे से आंसर दिए। शरीक बबुआ ओपी, भाग्य फॉर्चून वर्ल्ड, राघवेंद्र रवि, अभय सिंह जादू, नितिन दा नोबिता, कार्तिक त्यागी, साहिल यादव, रॉ एजेंट हितेश, आयुष द्विवेदी एंड वैभव सिंह। टॉप 10 को बहुत बहुत शाबाशी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर्स दिए, वेल डन। जो लोगों ने आंसर्स दिए लेकिन इसमें फीचर नहीं हो पाए हैं लीडर बोर्ड पे, इट्स ओके, डू नॉट वरी, है ना। आप लोग भी विनर्स हैं, आप लोगों ने अच्छा किया। कई बार टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई बार नहीं आ पाते हैं आप, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए पोएटिक डिवाइसेस से। देखिए, अब मैंने पूरी पोएम एक साथ यहां पर लिख दिया और कुछ पोर्शंस को हाईलाइट किया है। पहले ब्लू वाले पोर्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये आपको कौन सा पोएटिक डिवाइस दिखता है इनमें, बताइए। पहले आप गेस करिए, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। बताओ, ऐसे करेंगे। बॉल्स 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 विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये जो बॉल्स बॉल्स है और बाय द बॉल बैक में मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए पोर्शंस, इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी से बताइए। बताओ बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। 8 आउट ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 8 किसी की, अरे वाह, बढ़िया है। 8 आउट ऑफ 8 इज वेरी गुड। मैंने देखा ज्यादा मेजॉरिटी तरह बच्चों ने 80-90% पोल का रिजल्ट रहा है लगभग हर क्वेश्चन के लिए, तो विच इज फैंटास्टिक। हाँ, मिल गया मुझे आंसर। देखो इनमें क्या रिपीट हो रहा है भाई, इनमें आप क्या रिपीट होते हो देखते हैं। बॉल्स में ब ब की आवाज रिपीट हो रही है, ऐसी यहां पर भी ब की आवाज रिपीट हो रही है। ब की आवाज शुरुआत, वर्ड की शुरुआत में आ रही है बार बार। ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की शुरुआत में रिपीट हो, जैसे यहां ब ब रिपीट हो रहा है, ऐसी एग्जांपल है एक शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, स की आवाज रिपीट होते हुए देखते हैं आप, एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जब, ठीक है। ये वाला बताओ अब ये वाला बताइए, यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, शेकिंग ग्रीफ में। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, शेकिंग ग्रीफ में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ये वाला बताओ। अच्छा, बॉल्स बॉल्स में कोई और बोल रहा है रिपीटिशन भी है, तो हाँ वो भी सही है, रिपीट भी हो रही है ना, एक वर्ड दो बार रिपीट हो जाए तो रिपीटिशन भी होता है, बढ़िया। हाँ यस, करेक्ट बात है। देखो एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसको आप ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है शायद ये, बट अब दोबारा देख लीजिए। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है ये समझा रहा हूं। देखो ये जो वर्ड एपिथेट है ना, इसका मतलब होता है क्वालिटी या एडजेक्टिव भी मान सकते हो आप इसको। ट्रांसफर का मतलब एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट करना, ये आपको पता ही है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिख दूं यहां पर अगर मैं लिखूं यस, जॉन हैड अ स्लीपलेस नाइट, ये स्लीपलेस नाइट याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या बोला गया, जॉन हैड अ स्लीपलेस नाइट। मान लो जॉन एक बंदा है जिसको पूरी रात नींद नहीं आई और वो अपने दोस्त से बोला है कि यार मेरे को कल रात पूरी नींद नहीं आई, तो ऐसे बोलेगा आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, एक नींद स्लीपलेस नाइट रही मेरे लिए, नींद नहीं आई मेरे को। स्लीपलेस मतलब नींद ना आना। जब अब यहां पर जो वर्ड स्लीपलेस है ना, ये जो एडजेक्टिव है,
ये असल मायने में स्लीपलेस कौन महसूस कर रहा है? जॉन महसूस कर रहा है ना भाई। स्लीपलेस कौन है? जॉन। लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसको यूज किया गया नाइट के साथ। अब नाइट तो एक नॉन लिविंग चीज है, नाइट में थोड़ी जान होती है। महसूस कौन कर रहा है? स्लीपलेस जॉन। लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया इस नाउन पे, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। जब भी एक एडजेक्टिव, स्लीपलेस यहां पे एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी मान लो, वो एक नाउन के साथ जिसके लिए आनी चाहिए उसके साथ यूज ना होके किसी और पे शिफ्ट कर दी जाए, तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर है क्या आप लोगों को? ये एक बार क्लियर है तो मुझे बताओ, क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, क्लियर है तो। यस 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 यस। पेपर में आ सकता है। हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कई बार ऐसा। बोर्ड एग्जाम्स में आजकल एक नेट तरीके से आ रहा है वाला क्वेश्चन, पूछा जाता है कि इस एक्सप्रेशन में आपको दिया जाएगा कि ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, क्यों? ये पूछा जाएगा, जस्टिफाई करो इसको। तो आप बताएंगे कि यहां पर जो वर्ड स्लीपलेस है वो आइडियली यूज, वो असल मायने में कौन महसूस कर रहा है? ये जॉन इज एक्सपीरियंसिंग इट, बट इट हैज बीन ट्रांसफर्ड और यूज्ड with the noun night, therefore it's an example of transferred epithet। क्लियर है जी? ठीक है। अब देखो यहां पर शेकिंग ग्रीफ ऐसे ही देख लो। शेकिंग मतलब हिलना और ग्रीफ मतलब सैडनेस। तो ये जो ग्रीफ है ये थोड़ी सैडनेस थोड़ी शेक कर रहा है। शेकिंग वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिखाता है? अंदर का कौतूहल। वो कौन महसूस कर रहा है? ये बच्चा महसूस कर रहा है। लेकिन ये जो वर्ड शेकिंग है ना, ये यूज किया गया है ग्रीफ के साथ, इसीलिए एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का, है ना। ये जो शेकिंग वाला एक्सप्रेशन है, अंदर से मतलब हिला हुआ है बिल्कुल, वो ये कौन महसूस कर रहा है? बॉय महसूस कर रहा है। लेकिन ये ट्रांसफर कर दिया गया ग्रीफ के ऊपर, जो कि एक नॉन लिविंग चीज है। सैडनेस होता है ग्रीफ, तो इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। ये मैंने लिखे भी हुए यहां पर। अब यहां पर मैंने कुछ पोर्शंस हाईलाइट किए। मैं पहले ये बताइए कि यहां पर क्या यूज हुआ है। देखो वॉट वॉट वॉट, 3 बारी वॉट आया है, ठीक है। या सिंपली चलो ये मान लो एक सेकंड के लिए, ये दोनों वर्ड पे बताओ कौन सा एक्सप्रेशन क्या यूज हुआ है यहां पर, बताइए जल्दी से बताइए, बताइए 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 जल्दी से बताइए। मैं बारी बारी करके सारे कवर करूंगा जो भी इसमें हैं पोएटिक डिवाइसेस, चिंता ना करिए आप, बस मुझे बताइए पहले इसमें कौन सा यूज हुआ है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट 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 रिपीट हुआ है यहां पर। आप देखो ध्यान से देखना, ये जो शब्द दोनों रिपीट हुए हैं ना, यहां पर तो मैं रिपीटिशन बोल दूंगा क्योंकि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैरिली का एग्जांपल देखो, उससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये मैरिली में देखो यहां पर लाइन की शुरुआत में एक वर्ड है और फिर दूसरी लाइन की शुरुआत में भी वही वर्ड है। एक वर्ड जब रिपीटेटिवली स्टार्टिंग ऑफ द लाइन यूज हो, लाइन की शुरुआत में एक वर्ड रिपीट हो रहा हो, जैसे मैरिली मैरिली है, तो आप इसको भी एक तरह का स्पेशल रिपीटिशन मानते हैं। रिपीट तो यहां पे भी हो रहा है, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या? इसको आप बोलते हैं एनाफोरा। इसको आप बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। जब भी लाइन की शुरुआत में कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, जैसे यहां मैरिली है, यहां पे मैरिली है, तो एनाफोरा होता है तो ये भी रिपीटिशन ही है, लेकिन इस रिपीटिशन को एक स्पेशल नाम बोलते हैं आप एनाफोरा। सिमिलरली अब यहां पर जो वर्ड है और यहां पर जो वर्ड है, इन दोनों को अगर लोगे तो यहां पर भी एनाफोरा आप बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, इसका अगर एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे यहां रिपीटिशन है, क्योंकि एक ही लाइन में 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अगर इस वाली लाइन का वर्ड और ये वाला वर्ड लोगे तो आप बोलोगे एनाफोरा हो रहा है। क्लियर है क्या? बिल्कुल, ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप देखो यहां पर बताओ, ये दोनों में और ये है ना, क्या हो रहा है यहां पर भी बताइए, यहां पर भी बताइए भाई, जल्दी से बताओ। अन्ना फोड़ा, ओह क्या नाम बताया है, एनाकोंडा। नहीं नहीं भाई, बताओ 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 बताओ। बहुत बढ़िया, बॉल्स और बॉल्स रिपीट हो रहे हैं। ऐसी ये पूरी लाइन, सॉरी ये पूरा पार्ट ऑफ लाइन हाउ टू स्टैंड अप रिपीट हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी। ऐसे ही नो जो वर्ड है ना, नो, वो भी रिपीट हो रहा है यहां पर। तो ये तीनों केसेस हैं किस चीज के? रिपीटिशन के। जब भी कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट हो रहा हो तो उसमें क्या होता है? रिपीटिशन। बहुत ही सिंपल है, ये तो आप इजीली बता ही दोगे। अब कुछ लाइंस अंडरलाइंड है, आप देख रहे हो यहां पर कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। कौन सी लाइंस है ये? देखो ये वाली लाइंस देख रहे हो, यहां पर अंडरलाइन की हुई है, फिर मैंने यहां पर कुछ लाइंस अंडरलाइन की हुई है। इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है बताइए, एक बारी गेस करिए, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, समझा भी दूंगा। बताइए इन वाली लाइंस में
और इन वाली लाइंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? बताइए 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 बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, इसके एंड में कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी नहीं है ना। ऐसे इस लाइन के एंड में भी नहीं है, इस लाइन के एंड में भी नहीं है, यहां पर है फुल स्टॉप एक। तो जब भी एक लाइन के एंड में फुल स्टॉप पंक्चुएशन ना आए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना आए और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाए, तो वहां होता है एनजैम्पमेंट। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है? एनजैम्पमेंट। क्या होता है भाई एनजैम्पमेंट? जब एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो जाए बिना फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किए, ठीक है। कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज ना हो जब एक लाइन के एंड में, सिंपली वहां पे एनजैम्पमेंट होता है। जैसे इन तीनों लाइंस के एंड में कुछ नहीं है, ऐसे यहां पर भी नहीं है, और भी लाइंस हैं, बट मैंने इन दोनों को हाईलाइट किया हुआ है अभी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए और बताइए। अब मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है इस पोर्शन को स्पेसिफिकली, ये वाला पोर्शन। यहां बताइए क्या यूज हुआ है मैरिली बाउंसिंग में, ठीक है। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैरिली बाउंसिंग, बॉल को मैरिली बाउंसिंग बोला है, खुशी खुशी बाउंस कर रही है बॉल। जब ऐसा बोला है तो क्या होता है? बताइए 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 बताइए। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? तो पोएटिक डिवाइसेस ऐसे टूल्स होते हैं लैंग्वेज में जो कि पोएट यूज करता है ताकि उसकी पोएम और अच्छी लगे। डेकोरेट कर देते हैं पोएम को एक तरह से। जैसे आप बार बार अगर देखेंगे बॉल्स बॉल्स रिपीट हो रहा है या ब ब की आवाज बार बार आई, तो एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो अच्छी लगती है बस सुनने में, इतनी बात है ना। आप देखो मैरिली बाउंसिंग, बॉल को हैप्पी बोला है। मैरिली का मतलब क्या होता है? हैप्पी। बॉल को हैप्पी बोला है। बॉल नॉन लिविंग चीज है और उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, तो आप इसलिए यहां पर बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। बॉल को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ना, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया सिंपली, है ना, सिंपल। अब ये जो बॉल्स है, पूरी पोएम में जो बॉल वर्ड है, इसके पीछे एक और छिपा हुआ मतलब है जहां पे बॉल यूज हो रही है। तो इस केस में अगर ऐसा बोलूं तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? बताइए, है ना, बताइए 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 बताइए। हां, मेटाफर बोल लो, और मेटाफर या सिंबोलिज्म बोल लो, ठीक है। ये बॉल जो है एक सिंबल है किस चीज का? ये भी बता दो, बॉल किस चीज का सिंबॉलिक है? सिंबॉलिक किस चीज का है बॉल? ये बताओ, है ना, किस चीज का सिंबल है बॉल? सिंबॉलिज्म आपने बोला, बात सही है, लेकिन सिंबॉलिज्म होता क्या है? जब भी पोएम में या रिटन टेक्स्ट में एक वर्ड लिखा हो जिसके पीछे एक छिपा हुआ मतलब हो, कोई छिपा हुआ मतलब है उसके पीछे, तो आप बोलते हैं सिंबॉलिज्म यूज हुआ है यहां। सिंबॉलिज्म किस चीज का सिंबल है बॉल? सिंबल किस चीज का, ये बताओ ना। हां, पहली चीज आपकी लाइफ में जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं उसका। जैसे बच्चे के लिए बॉल बहुत वैल्यूएबल है, तो वैल्यूएबल चीज है आपकी लाइफ में। नंबर 2, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज का, है ना, तभी तो बोलता है यहां पर बॉल्स, ये एज ही स्टैंड्स ट्रैवलिंग ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर क्यों बोला? बॉल के लिए एक तरह से बोला है ये, है ना, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है उसको रिप्रेजेंट करती है बॉल। चाइल्डहुड इनोसेंस भी मान सकते हो आप, बचपना जो है उसका वो चला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह। चाइल्डहुड मेमोरीज, पोजेशंस, वैल्यूएबल एसेट्स, बहुत बढ़िया, वाह। एनीथिंग दैट होल्ड्स इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। क्लियर है ये बात बिल्कुल आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है? आई होप कोई नहीं होना चाहिए डाउट। नहीं है तो बस हो गया है, पोएटिक डिवाइसेस डन। अब आप लोग मुझे बताएंगे राइम स्कीम क्या है इस पोएम की। तो राइम स्कीम इस पोएम की फ्री वर्स है। इस पोएम को किसी भी राइम स्कीम के तहत नहीं लिखा गया है, एक फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं है इस पोएम की, फ्री वर्स है। जब किसी पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है स्पेसिफिक, तो आप बोल देते हैं कि वो फ्री वर्स में है, ठीक है। तो अगर पूछे इसकी कोई राइम स्कीम है तो आप बोलेंगे नहीं, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फाइन 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 फाइन, ठीक है, समझ गए। आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई लॉस्ट माई कैट, यस, आई अंडरस्टैंड।
एनीवे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से, फिर क्लास को रैप अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। बच्चा ऐसा, ये जो पोएट है ऐसा क्यों बोलता है कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा उस पे, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी, ऐसा क्यों करता है कि ना तो उसको पैसा भी ऑफर नहीं करता है एक और बॉल खरीदने के लिए, ऐसा क्यों? जल्दी बताओ फटाफट से, है ना। इनको डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आए हुए हैं रिपीटेड भी, ये तो 2020 में आया हुआ है, ये देखो 23 सैंपल पेपर में दिया हुआ था, ऐसे ये रिपीटेड भी आए हुए हैं क्वेश्चन। ये क्यों इंट्रूड नहीं करता उस पे पोएट, बच्चे के ऊपर इंटरफेयर क्यों नहीं करता उसकी सिचुएशन पे जाकर? हां, क्योंकि ही वॉन्ट्स हिम टू लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि पोएट चाहता है ये जो लॉस हुआ है इस बच्चे का, इस सिचुएशन को महसूस करके एक लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन ले, जरूरी सीख ले, कैसे लॉस को हैंडल करना है और कैसे क्या, एक तो ये कि लॉस होता ही है लाइफ में और लॉस को कैसे हैंडल करना है, ये मैसेज वो सीख ले। व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, वो उसको पैसा क्यों ऑफर नहीं करता है एक और बॉल खरीदने के लिए, ये भी बताओ। पहला पार्ट तो आपने आंसर कर दिया है, दूसरा पार्ट भी बताओ, क्यों पैसा ऑफर क्यों नहीं करता है उसको, बताओ। ये क्यों नहीं बोलता है उसको कि भाई मैं, अरे ज्यादा पैसे की नहीं है ये बॉल, एक और तुम और आ जाएगी, ऐसा क्यों नहीं बोलता है उसको? इसका रीजन सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। हां, बिकॉज इट्स वर्थलेस, इट्स पॉइंटलेस। क्यों? सिंपली बिकॉज बच्चे को तो वही बॉल चाहिए, द किड डज नॉट नीड अ न्यू बॉल, रादर द किड वांट्स द सेम बॉल दैट ही हैज लॉस्ट, क्योंकि इस बॉल के साथ उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू है, इसलिए वही बॉल वापस चाहता है, एक नई बॉल चाहता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ये बुद्धा साहब का एक लेसन है, जब हम इस चैप्टर को कर लेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाय द वे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसे क्रॉस थीम्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, जहां पे एक चैप्टर का थीम दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके पूछा जाता है और आपको आंसर देना होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करूंगा तब जब बुद्धा वाला चैप्टर करेंगे ना, उसके एंड में मैं इसको लेके आऊंगा, तब आप दोनों चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। पोएम आपने पढ़ लिया और बुद्धा जी का एक चैप्टर है द सरमन टू बनारस, वो वाला जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, Why is it important for everyone to experience loss and to stand up after it? ऐसा क्यों बताया गया है कि हर एक इंसान के लिए जरूरी है लॉस एक्सपीरियंस करना और उसके बाद खड़े हो जाना? क्यों? Why is it an important learning? ये इंपॉर्टेंट लेसन क्यों हर एक इंसान को लेना चाहिए? क्यों जरूरी है हर एक इंसान को लॉस एक्सपीरियंस करना और उसके बाद खड़े हो जाना? बिकॉज मनी कैन नॉट। अच्छा ठीक है, आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो अभी, लग रहा है मुझे। क्यों 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 क्यों? इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। वाह, बहुत बढ़िया। नेचर ऑफ लाइफ, सच इज लाइफ, लाइफ की रियलिटी है, इनएविटेबल है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, वाह बहुत सही। तो ये बात कि हर एक इंसान को एक्सपीरियंस लॉस करना और दोबारा क्यों खड़े हो जाना, ये क्यों जरूरी है सबके लिए? बिकॉज लॉसेज आर इनएविटेबल इन लाइफ, क्योंकि लाइफ में लॉसेज इनएविटेबल है, कभी ना कभी जरूर कुछ होगा ऐसा जो आपसे कोई करीबी चीज दूर हो जाएगी, है ना। लॉस तो होगा ही होगा लाइफ में। तो और लॉस के बाद उस लॉस को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, आप डिस्ट्रेस्ड हो जाओगे, यू कैन बी होपलेस, डिसअपॉइंटेड हो गए अगर आप, या आप एक ऐसे सिचुएशन में चले गए जहां आपने उम्मीद ही छोड़ दी, सब आपने जीना छोड़ ही दिया कि नहीं यार ये चला गया तो बस अब मैं कुछ नहीं यार, बस हो गया अपना, ऐसा अगर सोच लिया तो क्या फिर ये कोई बात थोड़ी हुई? दिस वॉन्ट वर्क। इंपॉर्टेंट ये है कि लॉस हुआ, आप उसको हैंडल करो, अंडरस्टैंड कि उसके बाद दुख होता है, आप मौन करोगे, लेकिन उसके बाद दोबारा तैयार हो जाना चाहिए, दोबारा फेस करना आना चाहिए। लाइफ में जो लॉसेस है उनको कोप अप करना आना चाहिए। इसलिए एक्सपीरियंस करना जरूरी है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि लाइफ में लॉसेस इनएविटेबल है और उन लॉसेस को हैंडल अगर नहीं करना आएगा तो हम सब लोग किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा निराश होकर परेशान हो जाएंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, अपना जीना ही जो है हम छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है एक पॉइंट है। इसलिए जरूरी है कि हमको लाइफ में लॉसेस एक्सपीरियंस करें हम और उनको हैंडल करना सीखें, ये जरूरी है टू कीप द लाइफ गोइंग, है ना। लाइफ को चलते रहने के लिए द शो मस्ट गो ऑन बोला जाता है ना, शो चलते रहना चाहिए भाई, जीवन चलते रहना चाहिए चाहे जो हो जाए। व्हाट डज जॉन बेरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? वाह, मैसेज पूछा है आपसे इस पोएम का, बताइए जॉन बेरीमैन साहब इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज देते हैं? क्या मैसेज देते हैं जॉन बेरीमैन साहब? क्या मैसेज देते हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस हैं।
मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, आगे पीछे लग रहे होंगे आप लोगों को ये क्वेश्चंस, बट देन अगेन इट्स ओके। वही जो हमने लिखे मैसेजेस दोनों तीनों है ना, वही मैसेज आप दे दो यहां पर। एक तो ये कि लॉस इनएविटेबल है लाइफ में और उसको मैनेज करना आना चाहिए इंसान को, उसको कोप अप करना आना चाहिए, हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वन। दूसरा ये कि हमको मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच नहीं होना ज्यादा। अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो तीनों लिख देना, अदरवाइज लॉस वाला पॉइंट लिखना। दूसरा है कि हमको मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जो भी चीजें हमारी क्लोज है, नियर डियर है, उनका हमको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है ना। लास्ट, ओ सॉरी, सेकंड लास्ट, मनी इज एक्सटर्नल। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन से क्या मतलब है पोएट का जब वो बोलता है मनी इज एक्सटर्नल? बताइए। लॉस इज इनएविटेबल, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन। वी एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। अप एंड डाउन ऑफ लाइफ है, बिल्कुल। नथिंग इज परमानेंट, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, ऐसा आप बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, वंडरफुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट एल्स? हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक, इट्स ओके। ये पीवाई की क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सारे इसी थीम पे हैं, चिंता ना करो। अगर आपको लग रहा है एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में, वैसे बता रहा हूं आपको। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको सेम वर्ड्स में ना दिया गया हो, बट देन अगेन ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, इनको डिस्कस करना जरूरी है। मनी इज एक्सटर्नल, इसका क्या मतलब है? मनी कैन नॉट बाय सेम बॉल। ये सेम बॉल मत लिख के आना एग्जाम में। इसका मतलब आपको ये बताना पड़ेगा दैट मनी कैन नॉट ब्रिंग बैक द पोजेशंस जिनके साथ हमारी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। मनी कैन ओनली रिप्लेस आर valuable possessions with a new thing, but it cannot bring back the association, the sentimental value that we had with something that we had lost. जो चीज हमने खो दी है उसके साथ जो हमारी इमोशनल वैल्यू है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है मनी, therefore it is external. ठीक है, it cannot bring back the emotional value attached with the thing that we have lost, इसलिए एक्सटर्नल बोला गया उसको। नेक्स्ट है, वाई वॉज द बॉय अपसेट ऑन लूजिंग द बॉल? ये बच्चा अपसेट क्यों था बॉल खोने पर? लास्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपसेट क्यों है बॉल को लूज करने पे? मनी कैन नॉट रिप्लेस द इमोशंस अटैच्ड विद द बॉल। बहुत बढ़िया आंसर मुझे लगा, सिंपल एंड शॉर्ट। मटेरियलिस्टिक थिंग है, मनी से हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं, इमोशंस को खरीद नहीं सकते हैं भाई, है ना। इसलिए बोला जाता है पैसा है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है दोस्त। पैसा है आपके पास, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश होंगे। और पैसा नहीं है, हो सकता है तब भी खुश हो, है ना। तो यस, अर्न मतलब पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है, डू नॉट एट ऑल मीन कि आप पैसा ना कमाओ लाइफ में। अर्न अ लॉट ऑफ रिचेस, गेट प्रॉस्परस, लाइफ इजी होती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है गरीबी में। बट देन अगेन सिर्फ पैसा चीज ना करो, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। बिकॉज ऑफ द इमोशनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अच्छा, क्यों अपसेट है बच्चा बॉल खोने पे? बिकॉज अटैचमेंट था उसको बॉल के साथ, उसकी इमोशनल वैल्यूज थी, चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच थी बॉल के साथ। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, ठीक है, ये सही आंसर है। तो बच्चा इज अपसेट, द किड इज अपसेट ऑन लूजिंग द बॉल बिकॉज द बॉल, the kid has sentimental values या emotional memories attached with the ball, emotional childhood memories attached with the ball. ये बच्चा जो है इससे बॉल से शायद बचपन से खेलता है, इसके साथ बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी अटैच्ड हैं। therefore when he lost it, जब ये बॉल उससे खो गई तो he is very upset, क्योंकि वो इमोशनल वैल्यू जो है, वो बॉन्डिंग जो है इज वेरी पेनफुल। वो बॉन्डिंग की वजह से जो है इसको बहुत दुख तकलीफ हो रही है उसके खोने पर, है ना। किसी भी चीज के साथ अगर आपकी इमोशनल वैल्यू हो, बॉन्डिंग हो, तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा अटैच होते हैं आप उस चीज से, और जब वो दूर होती है तो फिर आपको दिक्कत होती है, नेचुरली आप अपसेट होते हैं, पेनफुल होता है ये, है ना। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने अटैच कर दिए आप लोगों के रेफरेंस के लिए, इफ यू वांट यू कैन रेफर टू देम। आगे फिर मैं इस क्लास को करता हूं आज खत्म। हम लोगों ने एक बहुत ही जरूरी, मुझे लगता है सबसे जरूरी लेसन है आपके जीवन का ये। क्या? सब कुछ कमा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको लॉस हैंडल नहीं करना आता है अपनी लाइफ में, तो फिर यार फिर गड़बड़ है ना। ये जरूरी सीख है आपके जीवन की, इसलिए मुझे लगा ये बहुत जरूरी पोएम है। आई होप आप समझे हो इसके पीछे मैसेज, और इसको अब अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू करिए, इंप्लीमेंट करना शुरू करिए, है ना। कोई और आपके करीबी ऐसा है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको ये पोएम के बारे में बताइएगा, उसको भी समझाइएगा कि भाई ये होता ही है लाइफ में यार, इट्स ओके, मूव ऑन, आगे बढ़ो, दोबारा फेस करें। वो क्या पता आपके लाइफ में कोई और बहुत बड़ी चीज वेट कर रही हो आपका, है ना। हो सकता है आप एक छोटी सी चीज को लेके परेशान हो और आप वहीं पे हिम्मत हार जाओ, क्या पता लाइफ में आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपका वेट कर रही हो, हु नोस,
है ना। यू ओनली नो इफ यू गो ऑन, अगर आप चलते रहोगे तभी आपको पता चलेगा। तो कीप गोइंग, रुकना नहीं है, ध्यान रखना बस, ठीक है। मस्टर अप योर करेज, फेस वट एवर इज एट हैंड, और उसको फेस करने के बाद आगे बढ़ो, आगे जियो लाइफ यार, बहुत बढ़िया है जीवन ये जो भगवान ने हमको दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं इसके साथ करूंगा अपनी क्लास को एंड। आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।